हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इससे पहले हमने काफ़ी कुछ 3-4 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं लैब असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए। तो ये जो आज का हमारा बायोलॉजी का एक शानदार टॉपिक जो लैब असिस्टेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनसे काफ़ी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो वो है अपना मानव जनन। तो मानव जनन तंत्र से संबंधित हमारे लैब असिस्टेंट एग्ज़ाम में क्या क्या पूछे जाएंगे और किस प्रकार हमारा पूरा टॉपिक रहेगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जैसे कि एक जो सिलेबस दिया है उसमें हमारे सिलेबस में ये टॉपिक दिया है मानव जनन तंत्र, मानव रोग संरचना, जनन स्वास्थ्य, मानव में जीवाणु, वायरस, प्रोटोजोआ, कवक तथा हेलमिंथ्स जनित रोग। ये सब टॉपिक हैं जो एक पूरा चैप्टर बना के दिया हुआ है अपन के जो लैब असिस्टेंट सिलेबस में। तो आज के जो हम अपने वीडियो लेक्चर में चर्चा करेंगे वो है मानव जनन। यदि आप चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और मानव जनन तंत्र को एकदम अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। आपको पूरा वीडियो देखना है, आपको ज़रूर समझ में आएगा। मानव क्या है? सबसे पहले तो मानव एक जरायुज है जो एक बच्चे को पैदा होता है। अंडायुज जो अंडे देते हैं उसे अंडायुज, और जो जरायुज होते हैं बच्चे देते हैं वो जरायुज, सजीव पर्जक कहते हैं। अब मानव तंत्र की जब हम बात करते हैं तो मानव तंत्र की जब बात करते हैं, मानव में जो जनन होता है उनमें काफ़ी कुछ घटनाओं के बाद जनन प्रक्रिया संपन्न होती हैं। और एक तो घटनाओं का क्रम देखते हैं तो सबसे पहला घटनाक्रम होता है युग्मक जनन, फिर होता है वीर्य सेचन, फिर निषेचन की प्रक्रिया होती है, उसके बाद युग्मनज का निर्माण होता है, फिर कोरक पुट्टी का निर्माण होता है, उसके बाद उस भ्रूण का अंतरारोपण होता है, उसके बाद भ्रूण का परिवर्धन होता है और शिशु का जन्म होता है। इस प्रकार से एक शिशु का जन्म होता है। युग्मक जनन जिसमें नर द्वारा शुक्राणु का निर्माण किया जाता है और मादा द्वारा अंडाणु का निर्माण किया। वीर्य सेचन नर द्वारा शुक्राणु को मादा के जनन तंत्र में स्थानांतरित करना, ये वीर्य सेचन का कार्य। उसके बाद निषेचन क्या होता है? शुक्राणु और अंडाणु जब वीर्य सेचन के बाद जब शुक्राणु अंडाणु से मिलते हैं तो इनका संलयन होता है और उनके बाद एक युग्मनज का निर्माण होता है। फिर वो युग्मनज एक कोरक पुट्टी का निर्माण करता है, भ्रूण का निर्माण करता है, फिर वो भ्रूण अंतरोपण हो जाता है गर्भाशय में। कोरक पुट्टी का गर्भाशय भित्ति से जुड़ना, ये अंत्यारोपण। तो फिर वो धीरे धीरे भ्रूण का विकास होता है और फिर वो एक शिशु में परिवर्तित होकर प्रसव क्रिया के द्वारा जन्म लेता है। नेक्स्ट बात करते हैं फिर युग्मक जनन क्या होता है। युग्मक जनन होता है नर और मादा में। युग्मक जनन के लिए सहायक अंग कौन से? एक तो वृषण होता है नर में और अंडाशय होता है मादा में। वृषण जहाँ पर शुक्राणु का निर्माण होता है और अंडाशय जहाँ पर अंडाणु का निर्माण होता है, ये दोनों अंडाशय और वृषण जनन के लिए प्राथमिक अंग होते हैं। उसके बाद बात करते हैं प्राथमिक अंग या जनन वे अंग जिनमें युग्मकों का निर्माण होता है, प्राथमिक लैंगिक अंग कहलाते हैं। इसके बाद द्वितीयक लैंगिक अंग, सहायक लैंगिक अंग कौन से हैं? वे अंग जो युग्मक स्थानांतरण करने और संलयन में सहायता प्रदान करते हैं उनको क्या कहते हैं? द्वितीयक लैंगिक या सहायक लैंगिक अंग कहते हैं। फिर सहायक अंग में नर में सहायक नलिका, सहायक ग्रंथियाँ होती है, मादा में भी उसी प्रकार सहायक नलिका और सहायक ग्रंथियाँ होती हैं। लैंगिक स्वरूप के आधार पर मनुष्य 2 प्रकार के होते हैं, नर और मादा। इस परिस्थिति को लैंगिक द्विरूपता कहते हैं। और जनन की घटनाएं यौवन आरंभ के बाद प्रारंभ होती है। नर और मादा में ये घटना समान नहीं होती हैं। नर में शुक्राणु निर्माण वृद्ध अवस्था में भी होते हैं, लेकिन मादा में अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया 50 वर्ष के बाद समाप्त हो जाती है। इसके बाद मादा में अंडाणु का निर्माण नहीं होता है। और अब पुरुष जनन तंत्र की बात करते हैं
तो इसकी स्थिति की बात करते हैं तो ये श्रोणि क्षेत्र में पाया जाता है। पुरुष जनन तंत्र है कहाँ पर? श्रोणि क्षेत्र में। इससे पहले ये पुरुष जनन तंत्र में एक जोड़ी वृषण पाया जाता है, सहायक नलिका होती है, एक जोड़ी सहायक ग्रंथियां होती है और बाह्य जननेंद्रियां होती हैं। बात करते हैं वृषण की, तो एक वृषण होता है, इन्हें क्या कहते हैं? प्राथमिक अंग कहते हैं। ये मेसोडर्म से उत्पन्न होता है। इसके अलावा ये अंडाकार आकृति का होता है। लंबाई इसकी 4 से 5 सेंटीमीटर, तो चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। ये कहाँ पर? उदर गुहा से बाहर निकलकर एक थैली जैसी संरचना में आ जाता है, वृषण कोश कहलाता है। ये गर्भ अवस्था के टाइम ही उदर गुहा से वृषण कोश में श्रोणि भाग में आ जाते हैं। शुक्र जनन करने के लिए अनुकूल तापमान के सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से कम चाहिए होता है। 2 से 2.5 सेल्सियस कम चाहिए होता है तापमान। 34.5 से 35 सेल्सियस तापमान हो, इसलिए वृषण शुक्राणु का निर्माण शुक्र जनन के द्वारा करता है। उसके बाद शुक्र जनन 2 क्रियाओं से संपन्न होता है। एक तो शुक्राणु प्रसू जनन होता है, दूसरा शुक्राणु जनन होता है। शुक्राणु प्रसू जनन और शुक्राणु जनन। शुक्र जनन 2 क्रियाओं से होता है, शुक्राणु प्रसू और शुक्राणु जनन। फिर शुक्राणु प्रसू जनन में शुक्राणु जन नर जन्म कोशिका होती है, शुक्राणु प्रसू कोशिका बनती है। फिर शुक्राणु जनन से संरचनात्मक परिवर्तन होकर एक शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्र जनन क्रिया द्वारा इस प्रकार से होता है। और वृषण की आंतरिक संरचना के बारे में देखें, यहाँ पर मैंने डायग्राम क्रिएट नहीं किया, लेकिन इसको समझे तो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है और साथ में बुक को लेके बैठे ताकि ये चीज़ें समझ आ सके। वृषण में आंतरिक रूप से लगभग 250 पालिकाओं में विभाजित होते हैं, जिन्हें वृषण पालिका कहते हैं। और वृषण एक सघन आवरण से घिरा होता है। प्रत्येक वृषण पालिका में 1 से 3 शुक्रजनक नलिका होती है। शुक्रजनक नलिका में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। एक तो नर जन्म कोशिका शुक्राणुजन, और जो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु का निर्माण करती हैं, और दूसरी सर्टोली कोशिकाएं। दूसरी कौन सी? सर्टोली कोशिकाएं होती हैं जो नर जन्म कोशिकाओं का पोषण प्रदान करती हैं, जो शुक्राणु का निर्माण करती है, उसे पोषण प्रदान करने का कार्य करती हैं। शुक्र जनन नलिका के बाहरी अंतराली अवकाश पाया जाता है, जिनमें उपरोक्त संरचना होती है। कौन कौन सी? रक्त वाहिनियाँ, लीडिंग कोशिका और महाभक्षणु। रक्त वाहिनियाँ जहाँ पर धमनी शिरा कोशिका होती है, कई हार्मोन निकालती हैं। लीडिंग कोशिकाएं पुंजन हार्मोन, जो मुख्य रूप से टेस्टोस्टेरोन निकालने का कार्य करती हैं। और महाभक्षणु कुछ प्रतिरक्षात्मक कोशिकाएं पाई जाती हैं जो रोगाणु का भक्षण करने का कार्य करती है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो लीडिंग कोशिकाएं हार्मोन का स्त्रावन करती है। पुंजन हार्मोन मुख्य रूप से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावन करती है। इसके बाद सहायक नलिका कौन सी? वृषण के बाद सहायक नलिका आती है, जो 4 भागों में विभक्त होती है। एक तो वृषण जालिका, दूसरी शुक्रवाहिका, द्विवृषण और शुक्रवाहक। इस प्रकार से ये क्या कार्य करती हैं? शुक्राणु का भंडारण करती हैं और स्थानांतरण के लिए सहायक होते हैं। ये जो द्वितीयक लैंगिक अंग होते हैं। उसके अलावा अब इन सहायक नलिकाओं की व्यवस्था किस प्रकार से होती है? शुक्रजनक नलिका वृषण जालिका से जुड़ी होती है। फिर वृषण जालिका होती है, वो शुक्रवाहिकाओं किससे जुड़ी होती है? शुक्रवाहिका फिर अधिवृषण से जुड़ी होती है। अधिवृषण वृषण से के पश्चिम भाग में मिलता है और अधिवृषण शुक्रवाहक से जुड़ा होता है। शुक्रवाहक वृषण कोश से मिलकर उदर गुहा में मूत्राशय के ऊपर की ओर लूप बनाती है। शुक्राशय ग्रंथि शुक्राशय नलिका के साथ शुक्रवाहक से जुड़कर एक समान नलिका बनाती हैं, जिसे स्खलन नलिका कहते हैं। अब स्खलन नलिका और जो मूत्र मार्ग है वो एक ही होता है, मतलब स्खलन नलिका मूत्र मार्ग से ही खुलती है। मूत्र मार्ग जो आगे जाकर नर
बाह्य जननेंद्रिय शीशन में खुलता है, शीशन में खुलता है। नेक्स्ट बात करते हैं शुक्राशय की। शुक्राशय एक जोड़ी का होता है जो मूत्राशय के पार्श्व में पाया जाता है। ये मूत्राशय के पार्श्व में, इसमें इसके अलावा ये जो कोशिका है शुक्राशय, पुरोस्थ ग्रंथि और काउपर ग्रंथि, प्रोसेस्ट ग्रंथि जो एक ग्रंथि होती है अपने स्त्राव को मूत्र मार्ग में डाल देती है, और काउपर ग्रंथि एक जोड़ी की बनी होती है जिससे बल्बोब्यूरिथोल ग्लैंड भी कहा जाता है, या फिर इसे कंद मूत्र पथ भी कहा जाता है। अपने स्त्राव को मूत्र मार्ग में डाल देती है। सहायक ग्रंथि के स्त्राव को शुक्रिय प्लाज्मा कहते हैं। शुक्रिय प्लाज्मा में क्या क्या होता है? फ्रक्टोज होता है, कैल्शियम होता है, एंजाइम होते हैं जो शुक्राणु को पोषण देता है। शुक्राशय इसका स्त्रावण करता है। नेक्स्ट बात करते हैं सहायक ग्रंथियां और वृषण। सहायक ग्रंथियां शुक्रिय प्लाज्मा और वृषण शुक्राणु का स्त्रावण करके दोनों मिलकर वीर्य का निर्माण करता है। शुक्रिय प्लाज्मा जिसमें फ्रक्टोज, एंजाइम और इसके अलावा कैल्शियम पाया जाता है, ये तीनों मिलकर शुक्रिय प्लाज्मा का निर्माण करता है, और फिर शुक्राणु ये दोनों मिलकर वीर्य का निर्माण करता है। अब वीर्य और मूत्र दोनों का मार्ग एक ही है, तो वो मूत्र मार्ग से होकर जाएंगे। ये जनन और उत्सर्जन तंत्र का समान मार्ग है, ठीक है। तो बल्बोयूरिथिल ग्रंथि हैं, ये क्या करते हैं? मूत्र मार्ग की अम्लता को समाप्त करता है, नष्ट करता है। इस ग्रंथि का स्त्राव मैथुन संभोग क्रिया को सुगम बनाने के लिए, शीशन स्नेह और चिकनाहट प्रदान करने के लिए ये बल्बोयूरिथिल ग्रंथियां स्त्रावण करती हैं। अब बात करते हैं नर बाह्य जननेंद्रिय की। सबसे पहले पेनिस शीशन, ये नर बाह्य जननेंद्रिय कहलाती हैं, जिसे नर संभोग की प्रक्रिया का उपयोग करके वीर्य सेचन, योनि में वीर्य सेचन के लिए उपयोग होता है। और शीशन कैसे बना? पेशीय संरचना होती है एक, और सामान्य परिस्थिति में शीशन सुप्त अवस्था में होता है, लेकिन संभोग शीशन की मसल्स में रक्त का बहाव आता है तो शीशन में उत्कर्षण, उठान और प्रचंड उत्पन्न होता है। अब बात करते हैं स्त्री जनन तंत्र की।